नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 30 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी। तो इसलिए सेशन को शेयर कर दीजिए और आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर की क्लास का आप लोग नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां पे आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से रेगुलर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड होगी। और साथ ही साथ जैसा कि करंट अफेयर का वेटेज हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कोशिश करिए डेली जो है करंट अफेयर के सेशन को फॉलो करिए, कोई भी सिंगल सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और इनकेस मिस हो जाता है तो पीडीएफ को पढ़ लीजिए, इससे आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं दोस्तों। इसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न इंडेक्स से रिलेटेड है कि देखिए, हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो पूछा जा रहा है कि भारत का इस इंडेक्स में क्या स्थान है, यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे। ध्यान रखिएगा, ये इनोवेशन जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडेक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर साल एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है। और कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। इंडिया की रैंक पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड में कौन है नंबर 1 पे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है इंडेक्स से रिलेटेड। तो ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, 40वें स्थान पे है दोस्तों भारत इस साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ये जो इंडेक्स दोस्तों जारी किया जाता है विपो, यानी कि यहाँ पे बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस बार बात करें तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, इस साल की रैंकिंग में भारत जो है वो कुल 132 जो अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान जो है वो 40वां है। ठीक है, और इस स्थान को भारत ने बरकरार रखा है। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दोस्तों बात करें तो भारत जो है पिछले कई वर्षों से देखा जाए भारत ने लगातार सुधार किया है, क्योंकि अगर हम 2015 की तुलना करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2015 में जहां भारत 81वें स्थान पे था, वही देखा जाए आज से 8 साल के बाद देखा जाए, यानी कि 2023 में भारत ने टोटल देखा जाए अपने आप को 41 स्थान से सुधार करके 40वें स्थान पे आया। तो लगातार देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने लगातार अपने स्थान में सुधार किया है। इस सूचकांक की दोस्तों बात की जाए तो टोटल देखा जाए इसमें 132, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उनके प्रदर्शन, उनके नवीनतम वैश्विक इनोवेशन ट्रेंड को जो है ट्रैक किया गया है और 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करके ये इंडेक्स जारी किया गया है। वही बात करें इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा है देश दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए जो स्विट्जरलैंड है वो लगातार 13वें वर्ष जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो कि विपो के द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड लगातार 13वें स्थान पे अपने स्थान को बरकरार रखा है। लगातार 13 साल से स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पे। वहीं दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो स्वीडन है दूसरे स्थान पे और संयुक्त राज्य अमेरिका का इस इंडेक्स में तीसरा स्थान है। इसके बाद अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पे एशिया का देश दोस्तों जो है सिंगापुर, वो 5वें स्थान पे। तो ये शीर्ष 5 देश हैं जो इस इनोवेशन इंडेक्स में हैं। वही बात करेंगे जो इंडेक्स है दोस्तों, ये एक तरीके से समृद्ध जो डेटाबेस है, डेटा सेट है, उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये जो डेटा है दोस्तों वो कहाँ कहाँ से संग्रहित किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय जो सार्वजनिक और साथ ही साथ निजी स्रोतों के आधार पे, ना सिर्फ सार्वजनिक बल्कि निजी स्रोतों के आधार पे लगभग 80 संकेतों का संग्रह किया जाता है और इन्हीं संग्रह के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने भारत को देखा जाए उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध किया है जिसने विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार पर लगातार 13वें वर्ष जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे भारत उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जहां पे ना सिर्फ विकास बल्कि यहाँ पे, ठीक है, बेहतर जो है नवाचार के क्षेत्र में भी बेहतर लगातार जो है भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
इस उपलब्धि को हासिल करने में देखा जाए अन्य कौन कौन से देश शामिल हैं? मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा है, ठीक है, गणराज्य, और साथ ही साथ वियतनाम भी, इन्होंने भी अच्छी जो है परफॉर्मेंस दिया है। और केवल 5 जो है यहाँ पे इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि विश्व की केवल 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया के जो सभी यूनिकॉर्न में 80% की मेजबानी करते हैं। तो जितने भी यूनिकॉर्न है दोस्तों, उसमें 80% जो है हिस्सेदारी वो सिर्फ इन 5 देशों की है। ये देश कौन कौन से हैं? तो शीर्ष पे देखा जाए सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न का प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कितना है दोस्तों? तो 54%। फिर दूसरे स्थान पे 14% के साथ चीन है, और वहीं तीसरे स्थान पे दोस्तों भारत का स्थान आता है। तो यूनिकॉर्न के मामले में ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान तीसरा है पूरे विश्व में, जो कि 6% का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जो कि चौथे, और जर्मनी मात्र 2% के साथ 5वें स्थान पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा यूनिकॉर्न के मामले में। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो है वैश्विक ग्लोबल जो यहाँ पे जो है इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक के नाम से जानते हैं, ये देखिए किस आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो इसकी जो गणना है वो 2 उप संकेतकों के औसत के रूप में इसके इंडेक्स जो है वो गणना किया जाता है। इनोवेशन इनपुट जो है वो सब इंडेक्स अर्थव्यवस्था के तत्वों को मापता है, जो कि अभिनव गतिविधियों को सक्षम और सुविधाजनक बनाता है। इसमें देखा जाए कौन कौन से स्तंभ है? तो संस्थान है, मानव पूंजी और अनुसंधान है, किसी भी देश का बुनियादी ढांचा कैसा है, वहां का मार्केट सर्टिफिकेशन कैसा है, ट्रेड सर्टिफिकेशन कैसा है, इस सब आधार पे ये 5 जो है स्तंभ है जिसके आधार पे ये इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। और यहाँ पे भारत का स्थान आप देख रहे हैं 40वां है, जो कि लगातार भारत ने क्या किया है? अपने स्थान में सुधार किया। 132 देशों में भारत का 40वां स्थान है। ये दोस्तों पहला हमारा आज का था प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ किया है? तो स्वच्छता ट्रेन पहल जो है किस शहर के नगर निगम के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत किया है लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत देखा जाए तो अहमदाबाद नगर निगम ने अपने जीवंत शहर में जो अपशिष्ट प्रबंधन है दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वच्छता ट्रेन पहल, ठीक है। ये देखा जाए अहमदाबाद में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का ये रचनात्मक प्रयास है अहमदाबाद नगर निगम का। और इसका लक्ष्य देखिए क्या है, ये जो स्वच्छता ट्रेन है इसका उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें से देखिए क्या क्या है, जिसमें से सबसे पहले देखा जाए तो इसमें शहर में जो अपशिष्ट प्रबंधन है और स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, इनका जो है विभिन्न उद्देश्यों में से ये उद्देश्य है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देखा जाए जो अहमदाबाद नगर निगम है उसने एक गहन और आनंददायक अनुभव के माध्यम से निवासियों और आगंतुकों को शामिल करने और उन्हें शिक्षित करने का निर्णय लिया है। किसके प्रति दोस्तों? तो स्वच्छता के प्रति, साथ ही साथ अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की गई है अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा। चूंकि बात कर रहे हैं हम अहमदाबाद, जो कि ध्यान रखिएगा गुजरात का शहर है, तो आइए कुछ बात कर लेते हैं। गुजरात सरकार ने कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ पे जो गुजरात की सरकार है दोस्तों, उसने हाल ही में एक पेड़ है, एक सजावटी पेड़ है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका नाम है कोनोकार्पस, ठीक है, पेड़, जो कि जनरली लोग सजाने उजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस कोनोकार्पस जो पेड़ है इस पर जो है इसके रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस कारण से? उन्होंने, सरकार ने ये बोला कि ये जो कोनोकार्पस जो पेड़ है वो मानव स्वास्थ्य पर क्या कर रहा है? प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, ना सिर्फ मानव स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण पर भी, जिस कारण से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इसका रोपण नहीं किया जाएगा। इसके पहले ये जो निर्णय है, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने लिया था, इस पौधों की प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाने का ये निर्णय लिया गया था। अगर हम बात करें कोनोकार्पस की जो पेड़ है ये बहुत तेजी से फैलने वाला ये विदेशी मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव की प्रजाति है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हाल के वर्षों में देखा जाए तो इसने गुजरात में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, जो ग्रीन कवर है जनरली लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे थे इस पौधे का, ठीक है, तो एक तरीके से लोकप्रिय विकल्प के रूप में ये सामने आया था
था कि लोग ग्रीन कवर के लिए इस कोनोकार्पस पेड़ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, जिसको ध्यान में रखते हुए गुजरात की सरकार ने इसके रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो दिल्ली और केरल ने भी ऐसे ही विदेशी पौधों की जो है वृद्धि पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी, जिनका देखा जाए जो कि अपनी प्रचुरता के कारण स्थानीय पर्यावरण और वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चूंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाले पेड़ होते हैं, तो जो स्थानीय प्रजातियां होती है पेड़ पौधों की, उन पर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनकी वृद्धि को जो है बाधित करते हैं। तो इस कारण को ध्यान में रखते हुए सरकारों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो हाल फिलहाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में रहा जो चर्चा में रहा है कोनोकार्पस ये क्या है, तो एक तरीके की ये विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है, ठीक है, जो कि इसका इस्तेमाल जो है सजावटी के रूप में किया जाता है, सजावट के रूप में। तो ये चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके ज्योग्राफी में जैसा कि मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा अर्गिल खदान किस देश में स्थित है। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। अर्गिल खदान देखा जाए ये अपने गुलाबी हीरो के लिए, ठीक है, पिंक डायमंड के लिए बहुत फेमस है ये खदान। तो ये जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीज के लिए जाना जाता है ये अर्गिल खदान। तो ध्यान रखिएगा ये जो है पिंक डायमंड के लिए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये डायमंड दिखाई दे रहा है, पिंक डायमंड। और यहाँ पे इस खदान में लगभग ये जो है 90% जो है ये पिंक डायमंड यहाँ से पाया जाता है। तो देखिए एक ठीक है पेपर है नेचर कम्युनिकेशंस, उसमें एक लेख प्रकाशित किया गया, एक शोध प्रकाशित किया। उस शोध में ये बताया गया कि शोधकर्ताओं ने जो है पिंक डायमंड की जो उत्पत्ति है उस पर रहस्य पे पर्दा उठाया, यानी कि एक तरीके से पिंक डायमंड की उत्पत्ति किस तरीके से होती है इसके बारे में नेचर कम्युनिकेशन में एक लेख प्रकाशित हुआ, एक शोध बताया गया। इसमें यह बताया गया ये डायमंड जो है अपनी दुर्बलता और सुंदरता के कारण देखा जाए दुनिया में बहुत महंगे पत्थरों में से एक माना जाता है, बेहद खूबसूरत होता है, तस्वीर में ही देख रहे हैं काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखा जाए जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, वहां पे एक खदान है अर्गिल खदान, और अर्गिल खदान से लगभग 90% से अधिक जो है ये डायमंड जो है ये पिंक डायमंड मिलते हैं। तो अगर हम बात करें जो अर्गिल खदान है खदान, वहां से लगभग 90% डायमंड जो है पिंक डायमंड का स्रोत वहीं से हमें मिलता है देखने को, ठीक है। ये जो शोध किया गया है, इस शोध के मुताबिक देखा जाए अर्गिल में, ठीक है, अर्गिल में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से गहराई से क्रिस्टलीकृत हीरे सतह पर तब लाए गए जब एक सुपर, ठीक है, कॉन्टिनेंट नूना टूटना शुरू हुआ, ठीक है, जब एक कॉन्टिनेंट था, ठीक है, नूना जब वो टूटने लगा तब ये जो है ये डायमंड सतह पर आए थे, पृथ्वी की सतह पर आए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक देखा जाए जैसे जैसे महाद्वीप जो है वो टूटते हैं उनके किनारे खींचते हैं, जिससे हीरे से भरपूर मेगमा के छोटे छोटे हिस्से सतह पर आ जाते हैं। खनन किए गए जो हीरे हैं उन हीरों में से केवल 20% ही रत्न गुणवत्ता वाले होते हैं। अब तक पाए गए जो सभी पिंक डायमंड हैं उन सभी पिंक डायमंड में 90% से अधिक जो है यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो किम्बरली क्षेत्र में ही एक खदान अर्गिल से लाए गए। तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो किम्बरली क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, किम्बरली, ठीक है, तो वहां पे ही ये जो है अर्गिल खदान है, वहां से अगर विश्व में जितने भी पिंक डायमंड जो होते हैं उनका 90% स्रोत जो है वो इसी खदान में देखने को मिलता है। अगर हम हीरे की बात करें तो ये एक सघन रेगुलर लाइटिस में व्यवस्थित कार्बन परमाणु से बना है, क्या है दोस्तों, ये जो हीरा होता है तो कार्बन का होता है, कार्बन होता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे अर्गिल खदान बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, किस चीज के लिए जानी जाती है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को आरोग्य मंथन 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब मिला है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों ये सितंबर माह भी पोषण सप्ताह चल रहा है और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे कार्य इस महीने किए गए हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोग्य मंथन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब देखिए दिया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को। ऑप्शन जिन्हें पता है, आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी है, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो स्वास्थ्य मंत्रालय दोस्तों उसने देखा जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, अधिकतम आयुष्मान कार्ड सृजन और आवंटित कोषों का
पूर्ण प्रयोग करने के अंतर्गत जो है स्त्री पुरुष समानता दाखिल में श्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसमें जो कि यहाँ पे देखा जाए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत अच्छा कार्य किया गया जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है। अगर ये देखा जाए ये जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2023 के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव भूपिंदर कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव एम गटकर को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आरोग्य मंथन का बात किया जाए दोस्तों तो आरोग्य मंथन का जो आयोजन किया गया वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो 5 वर्ष पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री जो है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और भी नोट्स दिया हुआ है आयुष मंत्रालय से संबंधित, तो यहाँ पे देखा जाए अगले महीने यानी कि अक्टूबर की जो पहली तारीख है दोस्तों उस पहली तारीख को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक अभियान है स्वच्छता ही सेवा अभियान, और इसी अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। इस मंत्रालय ने एक जो है विज्ञप्ति जारी किया है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो दिन को जो है इस दिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में 200 से अधिक जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय आरोग्य और 750 से अधिक जो कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथ आयोग भी इस आयोजन में भाग लेंगे। इसमें मंत्रालय ने देखा जाए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो सभी आयुष ठीक है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर श्रमदान गतिविधियों का निरीक्षण करने पर भी अनुरोध किया है। स्वच्छता ही यहाँ पे देखा जाए स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम क्या है इस बार की? कचरा मुक्त भारत। ठीक है, तो ये कुछ हमने देखा स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित प्लस आयुष मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, स्वच्छ भारत के तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं वो सारी चीजें देखी गई। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। कहाँ किया गया? ऑप्शन ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन किया गया है वो मध्य प्रदेश के शहर दोस्तों इंदौर में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो भारत सरकार का मंत्रालय दोस्तों आवास और शहरी मंत्रालय शहरी मामलों का मंत्रालय उसने मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो स्मार्ट सिटीज ठीक है इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य है वो देखिए क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना है और भारत में जो शहरी परिवर्तन है उसके भविष्य को आकार देना है। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे जो है इसी के तहत इस कार्यक्रम के दौरान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के जो विजेता है 2022 के उनको भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन किया गया वो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे IPACC द्वारा जो है नई दिल्ली में मानेक शाह सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 13वां हिंद प्रशांत सेना जो है प्रमुख सम्मेलन। राजनाथ सिंह ने जो है संबोधित किया इस सम्मेलन को और उन्होंने सम्मेलन के दौरान ये कहा कि हिंद प्रशांत जो कि क्षेत्र है ये एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसी जो है जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिस कारण से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का क्या किया जाए दोस्तों। ठीक है, इनके सुरक्षा ये जो है सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया जाए, इन चुनौतियों से निपटा जाए मिल करके। ठीक है, ये उन्होंने सम्मेलन के दौरान कहा। तो ये ध्यान रखिएगा जो 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठीक है ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्रग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों
ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक मिशन है जिसका नाम है ऑसिरिस रेक्स मिशन, ठीक है। और इसके जरिए देखा जाए एक क्षुद्र ग्रह वेनु, उसका नमूना लिया गया है और ये जो है मिशन ये वापस धरती पर आ गया है। और ये है दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए एक नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों 8 सितंबर 2016 को, ठीक है, जिसका नाम देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नासा का ये मिशन है जिसका नाम है ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेजोलिथ एक्सप्लोरर, ठीक है, ठीक है, ऑसिरिस RX मिशन है, ये ध्यान रखिएगा। ये नासा का मिशन है जो कि 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के तहत देखा जाए ये जो अंतरिक्ष यान की सहायता से, ये जो मिशन है इसकी सहायता से जो पृथ्वी का निकटतम क्षुद्र ग्रह है दोस्तों वेनु, जिसे हम पूर्व में, ठीक है, 1999 RS-36 के नाम से जानते थे, इस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसने करीब 7 वर्षों की लंबी यात्रा की और उस यात्रा के बाद ये अंतरिक्ष यान जो है 4.5 अरब वर्ष पुराने बहुमूल्य नमूने लेकर के ये भारत, माफ करिएगा, ये धरती पर लौटा है। और इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से 4.5 अरब साल पहले का जो पृथ्वी का है हमें, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी की निकटता से, ठीक है, निकटता से तीव्रता से गुजरने के दौरान ऑसिरिस रेक्स नमूना कैप्सूल रिलीज किया गया। यह देखा जाए ये क्षुद्र ग्रह नमूना को संरक्षित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से लैंड किया, ठीक है। ये यूटा रेगिस्तान है जहां पे ये जो है जो मिशन है ये जो है जो क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर के यान जो है वो लैंड किया है, ठीक है। और उसी का अध्ययन करके पता चलेगा कि पृथ्वी की जो संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि इस कैप्सूल में कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह वेनु का मलबा है, जो कि मात्र बहुत कम से कम ही होगा, कम से कम 1 कप जितना ही होगा। और यह नमूना जो हमें 4.5 अरब वर्ष पूर्व की पृथ्वी और जीवन के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगा। इसके बाद देखा जाए ये जो है ऑसिरिस रेक्स जो है अपनी उड़ान और मिशन को जारी रखेगा। अगला जो है माना जा रहा है कि 2029 में, ठीक है, एक अन्य क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है एपोफिस, ठीक है। एपोफिस जो है क्षुद्र ग्रह है, उस तक पहुंचेगा, उसका अध्ययन करेगा, ठीक है, कौन, ऑसिरिस रेक्स में, ठीक है, मिशन। तो ये मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से संबंधित है, उसके नमूने लेकर के पृथ्वी पर आया है, जिसके अध्ययन से हमें 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी की संरचना के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में, ठीक है, मदद मिलेगी इन नमूनों से जो ये कैप्सूल लेकर के आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है। तो कर्मा पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी है, झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड में देखा जाए तो प्रकृति पूर्व कर्मा पूजा जो है वो मनाया जा रहा है। झारखंड का देखिए क्षेत्र है छोटा नागपुर इलाका, उसमें इस पर्व को आदिवासी समुदाय के अलावा अन्य लोग भी जो है हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के दौरान, ठीक है, कर्मा पूजा के दौरान देखा जाए एक पेड़ है करम पेड़, उसकी डाली की पूजा दोस्तों की जाती है, इसीलिए इसको कर्मा पूजा कहते हैं। इस त्योहार के जरिए देखा जाए तो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ धर्म और अधर्म के बीच की दूरियों को समाज के सामने जो है समाज को समझाने का प्रयास किया जाता है। उन्हें बताया जाता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन सारी चीजों के बारे में समाज को अवगत कराया जाता है इस प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ, ठीक है। तो कर्मा पूजा दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंडेक्स से रिलेटेड है। तो आज हमें 2 जो है रिपोर्ट देखने को मिल रही है, ठीक है, कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में मिल गया कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और इस साल भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत जो है 56वें स्थान पे, ठीक है, 56वें स्थान पे भारत है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इसने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया और भारत देखा जाए 56वें स्थान पे है, ठीक है। और यहीं पे देखा जाए दोस्तों भारत जो है 2022 की बात करें तो 52 स्थान पे था, 52वें स्थान पे था,
ठीक है, पर रहा था, अभी 56वें स्थान पे पहुंच गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की जो है सराहना की गई है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर भी दिया गया है, ये बात बताई गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में देखा जाए पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो लग्जमबर्ग है, और तीसरे स्थान पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे उसके बाद आइसलैंड है, बेल्जियम है, नीदरलैंड, इनकी बारी आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते देखिए, फिर से अगेन आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रश्न आ गया। जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसी योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को 2 पुरस्कार मिले हैं, तो किस राज्य ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है आयुष्मान भारत योजना के तहत, और ये राज्य देखिए कोई और नहीं बल्कि हमारा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। स्टार कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को देखा जाए, केंद्र की जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? उत्तर प्रदेश को किया गया। उत्तर प्रदेश से देखा जाए जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके तहत सबसे अधिक जो है स्वास्थ्य खाते हासिल किए हैं। ठीक है, जो डिजिटल मिशन है उसके तहत सबसे ज्यादा खाते जो है स्वास्थ्य खाते खोले गए। अगर हम देखें क्या क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश से हासिल किया है, तो यहाँ पे 4.7 करोड़ से जो अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं राज्य में, जो क्रमशः देखा जाए 4.19 करोड़ और 4.10 करोड़ खातों के साथ आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसी के साथ हम बात करें तो इसके अतिरिक्त देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2.73 करोड़ से अधिक जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो है जुड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश ने सक्रिय रूप से देखा जाए जो आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी नाम से जानते हैं, सक्रिय रूप से पीएमजे कोविड, ठीक है, और ई कवच जैसे जो है आवश्यक एप्लीकेशन का भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल देखा जाए 535 जो है अस्पताल सक्रिय रूप से स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जो है आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 पुरस्कार मिले हैं। और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि T20 में, ठीक है, 300 रन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, कौन सा है, ये कौन सा बन गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नेपाल। ठीक है, बी। तो नेपाल जो है वो T20 में 300 रन बनाने वाली, ठीक है, पहली टीम बन गई नेपाल। ये जो 27 सितंबर की बात है दोस्तों, नेपाल ने देखा जो T20E में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया खेल हो रहा था जिसमें पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ जो है नेपाल ने 314 रन बनाए, और ऐसा करने वाली 300 से अधिक रन बनाने वाली नेपाल जो है T20 में, ठीक है, T20E में सबसे पहले जो है सबसे पहली टीम बन गई है। नेपाल के लिए देखा जाए जो कुशल मल्ला है, उन्होंने 50 गेंदों में नाबदा 137 जो है रन बनाए, जिसमें 12 छक्के थे और 8 चौके शामिल थे। मल्ला का शतक की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 34 गेंदों में ये शतक आए हैं, और इस प्रारूप में ये सबसे तेज है, जिसमें से देखा जाए इन्होंने रोहित शर्मा और डेविड मिलर को भी जो है रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 35 गेंदों में जो है ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इन्होंने 34 गेंदों में ये रिकॉर्ड मतलब बना के इनको पीछे छोड़ा है। नेपाल का देखा जाए 314 3 विकेट में देखा जाए तो T20 में अब तक का सर्वोच्च स्कोर रहा है, जिससे देखा जाए तो किसको, इसके पहले जो सर्वोच्च स्कोर कितना था 2019 में जो आयरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने देखा जाए 278 पे 3 विकेट पे इन्होंने जो है पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इसके पहले ये जो है आयरलैंड के खाते में था ये रिकॉर्ड, अब नेपाल के खाते में गया। नेपाल ने अपनी पारी में कुल यहाँ पे 26 छक्के भी लगाए, जो किसी भी टीम के द्वारा T20E पारी में सबसे अधिक थे, और अफगानिस्तान के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये रिकॉर्ड माफ करिए पहले अफगानिस्तान के खाते में था। ठीक है, यहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ जो अफगानिस्तान ने इतने रन बनाए थे उसको भी जो है ध्यान रखिएगा नेपाल ने पीछे तोड़ दिया। तो अब यहाँ पे T20 में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बनी है नेपाल। यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अन्य न्यूज भी है, जैसा कि आपको पता है टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस है, महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम चैंपियंस जो है जीता है, जिनका नाम है लिएंडर पेस।
इनको जो है 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए जो है ऐतिहासिक नामांकन किया गया इनका। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले एशिया के पहले खिलाड़ी हैं, इवन देखा जाए भारतीय भी पहले हैं ये, जिन्हें जो है ठीक है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है। लिएंडर पेस देखा जाए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकन पाने वाले ये एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले संभावित ये पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए किसे जो है नामांकित किया गया है तो लिएंडर पेस के अलावा देखा जाए तो विश्व के पूर्व नंबर एक स्पेनिश ठीक है खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस मोया, सर्बिया की एना इवानोविच, इटली की फ्लाविया पेनेटा, दक्षिण अफ्रीका की कारा ब्लैक और कनाडा की जो डैनियल नेस्टर है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उनका भी नामांकन किया गया। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे फैक्ट्स ऑफ द डे पे। और आज का हमारा पहला फैक्ट है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों? मैक्स ठीक है वर्स्टेपेन ने जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। देखिए भी हाल ही में हल्दी सम्मेलन हुआ है जो होगा ठीक है आयोजित किया जाएगा हल्दी सम्मेलन, जिसकी मेजबानी मुंबई शहर करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो RBI के डिप्टी गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है दोस्तों? तो M राजेश्वर को नियुक्त किया है। ठीक है, IBSA ब्लाइंड फुटबॉल ठीक है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? केरल के कोच्चि में किया जाएगा। अगला है भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस को हरदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाई। कहां से दोस्तों? तो दिल्ली से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।